हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बेटा कल पेपर है एंड एक डिमांड थी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशंस है उनका वन शॉट करवा दिया जाए। तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का वन शॉट आपको इस वीडियो में दिया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा इस वीडियो को जो है बेटा थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट होंगे ना, मतलब जो फॉर्मूलाज होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देना इस वीडियो के ऊपर, ओके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को कवर करेंगे क्लास 12 फिजिक्स टर्म 2 के लिए। एंड इससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भाई मैं उन्हें यही बोलूँगा कि अब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ जाओ, ठीक है। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उनके लिए सफिशिएंट है, ओके। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं भाई, चैप्टर वाइज वेटेज जो है वो क्या है। मतलब पता होना चाहिए, कल को एग्ज़ाम है तो पता होना चाहिए कि हाँ मुझे इस चैप्टर में से इतने मार्क्स, मतलब इस चैप्टर का मुझे इतना आता है तो हाँ ये इतने मार्क्स का तो चल जाएगा मेरा काम, ओके। तो ईएम वेव 3 नंबर का, रे ऑप्टिक्स 11 का, वेव ऑप्टिक्स 3 का, ड्यूल नेचर 3 का और एटम्स 5 का, न्यूक्लियर 3 का और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आपका 7 का है, ठीक है। तो ये बन जाता है आप लोगों का टोटल 35। क्या बन जाता है बेटा? 35 बन जाता है, ओके। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उसकी पीडीएफ मैंने पहले भी दी थी तुम्हें, और आज इस वीडियो के अंदर भी मैं अटैच कर रहा हूँ। तो ये देखिएगा आप लोग कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। लगभग 13 डेरिवेशन है। देखो मैं पहले बोल रहा हूँ कि और भी डेरिवेशन है, लेकिन मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का वन शॉट करवा रहा हूँ तुम्हें। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो बाकी बची जो डेरिवेशन है, लगभग 8 डेरिवेशन बचेंगी। मतलब टोटल 21 डेरिवेशन है हमारे टर्म 2 सिलेबस में, जिसमें से 13 मैं करवा रहा हूँ, जो कि मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगी है। क्यों लगी है? पिछले 10 साल के पेपर के मतलब क्वेश्चंस को एनालिसिस करके, ओके, उनको अच्छे से एनालाइज किया कि हाँ ये जो डेरिवेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहली डेरिवेशन से शुरू करते हैं, रिफ्रैक्शन की। कहाँ से? स्फेरिकल सरफेसेस से, ओके। शुरुआत करते हैं। तो देखिए बेटा, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, इसको ध्यान से समझना है सभी ने। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस में क्या होगा? हम कॉन्वेक्स के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कोर्स में कॉन्वेक्स होता है। अब वो टाइम नहीं बेटा कि ये इधर से बाहर की तरफ होगा। ये सब चीज़ें तुम्हें अंडरस्टूड है कि हाँ भाई हमने ये पढ़ ली कि कॉन्वेक्स किस तरीके से होता है। कॉन्वेक्स सरफेस कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेयर मीडियम, यहाँ पे डेंसर मीडियम। जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, और जो इमेज बनेगी डेंसर के अंदर वो भी एक पॉइंट इमेज बनेगी। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? नॉर्मल बनाना होता है। क्या बनाना होता है बेटा? नॉर्मल। तो नॉर्मल कैसे बनाएंगे हम? हाँ जी, नॉर्मल हम कैसे बनाएंगे? तो नॉर्मल बनाने के लिए आपको करना क्या है? यहाँ से एक सेंटर से लाइन लेनी है, ये जो है, ठीक है। ये जो आपका सरफेस है इसका एक सेंटर होगा, उस सेंटर से एक लाइन इधर की तरफ लेके आनी है, ठीक है। तो जैसे आप इधर की तरफ लाइन लेके आते हो जो कि इसके बिल्कुल 90 डिग्री होगी, तो वो बन जाता है नॉर्मल, वो बन जाता है नॉर्मल। अब यहाँ से जो है लाइट गई इधर की तरफ, ये बोलते हैं हम क्या? इंसिडेंट लाइट। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट लाइट हम बोलते हैं। और इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है जिसको हमने आई बोला। अब जैसे ही ये रेयर टू डेंसर जा रही है तो ये कहाँ जाएगी भाई? नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। मतलब जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन ये क्या हो जाएगी? नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। और नॉर्मल किधर है? ये रहा, तो इसी की तरफ आएगी ना, तो ये इधर आ गई। तो यहाँ पे बन गई क्या बेटा? इमेज। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक? यहाँ इस पोल से, जिसको हमने नाम m दिया हुआ है, ठीक है, और ये हो गया u। और यहाँ से यहाँ इट इज़ इमेज डिस्टेंस, तो इट इज़ v। एंड सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, m तक का डिस्टेंस, जिसको हम पोल बोलते हैं, वो r, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो एक और चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है, हाँ जी एक मिनट रुकिए, यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है, हाँ जी कौन सी रे? रिफ्रैक्टेड रे। एंड जो आपका नॉर्मल है वो सब क्या बनाएंगे? छोटे छोटे एंगल भी बना रहे होंगे। जैसे कि ये इंसिडेंट रे है तो यहाँ पे अल्फा एंगल बन गया, ये रिफ्रैक्टेड रे है तो यहाँ पे बीटा एंगल बन रहा है, और ये नॉर्मल है तो ये गामा बना रहा है। किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ओके। अब कहानी शुरू होती है सबसे बढ़िया। तो हम बेटा शुरू करेंगे कहाँ से? हम शुरू करेंगे स्नेल्स लॉ से। कहाँ से शुरू करेंगे? स्नेल्स लॉ से। सो स्नेल्स लॉ क्या कहता है बेटा? ध्यान से सुनना सभी। स्नेल्स लॉ कहता है, हम रेयर टू डेंसर जा रहे हैं तो हम लिखेंगे n2/n1, लिखेंगे साइन i बाय साइन r लिखेंगे हम, ठीक है। साइन i बाय साइन r लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे जितने भी एंगल होते हैं ना, बहुत छोटे एंगल होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेयर साइन i जो है वो स्मॉल है तो इसलिए i हो जाएगा, एंड जो साइन r है वो बहुत स्मॉल है तो वो r हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो n2/n1 हम लिख रहे हैं वो हो गया i/r। मैं इस क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ
तो मुझे मिलता है N1I इज इक्वल टू N2R। ठीक है, यहाँ तक एक बार चीज़ को समझ लो, बहुत आसान है। स्नेल्स लॉ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं? स्नेल्स लॉ से मैंने ये स्टार्ट किया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं वही स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला इंसिडेंट अपॉन रिफ्रैक्शन वाला जो एंगल होता है साइन का वो लिया, और यहाँ पे जितने भी एंगल होंगे वो स्मॉल होंगे। ठीक है, तो इसलिए स्मॉल होने की वजह से ये I कर दिया और ये R कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना बेटा, इन I और R की वैल्यू ही निकालनी है। इन I और R की वैल्यू हम कैसे निकाल ले? हम निकाल सकते हैं इन I और R की वैल्यू कहाँ से? इनसे, इन डायग्राम से। देखो ये है एक I, यस, ये है अल्फा और ये है गामा। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, ये कौन सा है? ONC। ठीक है, देखो ध्यान से लिखना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इन ट्रायंगल ONC। देखो जो अल्फा एंड गामा है वो इंटीरियर एंगल है, और जो आपका I है वो बाहर है। तो मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि I जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया? अल्फा प्लस गामा के इक्वल हो गया। सिमिलरली अगर मैं ये वाला ट्रायंगल देखता हूँ, तो ये कितना है? बीटा एंड R है। तो यहाँ पे हो गया इन ट्रायंगल कौन सा? NCI लिख देते हैं, इन ट्रायंगल NCI या CNI, जो भी आप लिखना चाहते हो। तो इसको बोलेंगे क्या कि यहाँ पे देखो ये वाला एंगल कौन है? R है, ये वाला एंगल बीटा है और ये गामा है। तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा गामा, एक मिनट, हमारे पास बनेगा गामा और साथ में हो गया R प्लस बीटा। बट हमें तो R चाहिए ना, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि जो R है वो क्या हो गया? गामा माइनस बीटा हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से अभी तक आपने क्या किया है? अभी तक आपने क्या निकाल लिया? एक तो I की वैल्यू निकाल ली और एक R की वैल्यू निकाल ली। अब मैं क्या करूँगा? इन I की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँगा और इस R की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँगा। कर देते हैं, तो देखो क्या मिलेगा? N1 I की वैल्यू इस कितनी? अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू N2 R की वैल्यू इज गामा माइनस बीटा। ठीक है, गामा माइनस बीटा। अब इन अल्फा बीटा गामा इनकी वैल्यू निकालनी होगी और क्वेश्चन हो जाएगा। बेटा देखो ध्यान से देखना कि जब ये अल्फा बीटा गामा निकालना है तो मैं कैसे निकालूं? अच्छा, अल्फा निकालना है तो मैं देख रहा हूँ कि अल्फा इज़ हेयर, बट अगर देखूँ कि मुझे, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, मान लो मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जिसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे दो यार, जैसे कि M तो इन्होंने दे ही रखा है, हम P लिख देते हैं, हम मान लो P लिख देते हैं। तो यहाँ पे ना देखो जो ये इसका अपर्चर होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना कि जो अपर्चर होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होता है। अपर्चर जो होता है इज़ वेरी स्मॉल, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे पॉइंट M एंड P हैं वो बिल्कुल पास है। M एंड P जो है वो बिल्कुल पास है। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे अगर अल्फा निकालना चाहूँ तो मैं इस ट्रायंगल को यूज़ कर सकता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल को यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा भाई? अल्फा या तो आप उस फॉर्मूले से निकाल सकते हो कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, लेकिन उससे बढ़िया होता है आप 10 निकाल दो। क्या निकाल दो? 10, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे एंगल छोटे हैं, तो इसलिए अल्फा का मतलब क्या होगा? मतलब एंगल निकालने का मतलब आप 10 निकाल रहे हो। तो 10 क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है? NP। नीचे कौन है भाई? बेस इज कौन? PO। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बीटा निकालना चाहता हूँ तो बीटा कहाँ से निकलेगा? बीटा मेरे पास यहाँ से निकल जाएगा भाई, यहाँ से लेके ऐसे निकल जाएगा। ओके, तो बीटा देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल से निकल जाएगा आप लोगों के पास। तो मतलब मुझे क्या चाहिए? पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला चाहिए, हर हर बोलने वाला। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज NP। तो यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा? NP लिखूंगा। नीचे मैं क्या लिख दूंगा? PI लिख दूंगा, क्योंकि P से वहाँ पे जा रहा हूँ मैं। ओके, सिमिलरली अगर मुझे निकालना है गामा, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ इस ट्रायंगल को यूज़ कर लूँगा। तो इस ट्रायंगल को जब यूज़ करूँगा तो गामा की वैल्यू इस कितनी? इट इज़ NP बाय PC होगा। तो बेटा सारी चीज़ों को अगर मैं पुट कर देता हूँ, सारी चीज़ों को अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ इस वैल्यू में, तो आप लोग देख रहे हैं कि सब में NP एंड NP कॉमन है। तो यहाँ पे अल्फा आएगा तो NP आ जाएगा, बीटा आएगा और सॉरी गामा आएगा तो NP आ जाएगा, गामा आएगा तो NP आ जाएगा, बीटा आएगा तो NP। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूँ, मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूँ, 1/PO प्लस 1 गामा कौन है? 1/PC है, N2 और गामा इज़ 1/PC
माइनस बीटा इज़ 1/pi मैं लिख देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉमन करके लिख दिया ना, इन शॉर्ट लिख दिया मैंने। अरे भाई इन चीज़ों को यहाँ पे पुट कर दो, पुट कर दोगे आप। अब इधर भी NP कॉमन आएगा, इस साइड भी NP कॉमन आएगा, दोनों को कट कर दिया तो बचा कौन, ये। अब बेटा हम सिंपल क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन को यूज़ कर लेंगे। किसको यूज़ करेंगे, साइन कन्वेंशन को यूज़ कर लेंगे। तो साइन कन्वेंशन हमें क्या कहती है, ध्यान से सुनना। अब आप लोगों को PO लिखना है, तो PO किधर है भाई, P से O जाना है इधर, इंसिडेंट रे इधर है, तो इसका मतलब जो PO वो नेगेटिव आएगा, तो इस पर हम लिखेंगे -u क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। अब PI की बारी है, PI कितना है, PI जाएगा हमारा इधर, सेम डायरेक्शन है किसकी, इंसिडेंट रे की, और सेम डायरेक्शन में हम जा रहे हैं इंसिडेंट रे के, ठीक है। सो इट इज़ V, तो यहाँ पे आ गया प्लस का V, मतलब हम V लिखेंगे सिंपल। और जो PC हुआ वो कितना हो जाएगा भाई, जो PC होगा वो कितना होगा, PC बन जाएगा आप लोगों के पास P से C, वो इधर, तो इट इज़ क्या R, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो ये भी कितना हुआ, पॉजिटिव का R। बस सारी वैल्यूज़ को पुट कर दो भाई। तो जब भी हम सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारे पास बनता है N1/PO कितना था, -u, ठीक है। PO कितना था, -u, प्लस N1 मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इस N1 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और PC की वैल्यू भी रख रहा हूँ साथ के साथ, ठीक है। तो N1/PO इज़ -u, N1/PC इज़ R, प्लस का R। उसके बाद N2/PC जो कि R है, माइनस N2/PI जो कि V है। अब यहाँ पे देखो R और R को एक साइड कर लो ना, इसको और इसको एक साइड कर लो, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास कितना, -N1u, ये इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो इट विल बिकम प्लस N2/V इज इक्वल टू N2 माइनस R1/R। तो ये एक फॉर्मूला हमने बना लिया इधर, -N1 + N2 का, ये एक फॉर्मूला है इस तरीके से, ओके। तो ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे एक चीज़ शो करनी है कि ये हो गया आप लोगों का क्या, रेरर से जब हम कहाँ जाएंगे, रेरर टू हम जाएंगे कहाँ पे, डेंसर में। ये कौन सा फॉर्मूला भाई, रेरर से डेंसर में। देखो ना ध्यान से, यहाँ पे रेरर में कौन है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आ गया। इमेज कहाँ पे बन रही है, डेंसर में, तो डेंसर में इमेज बन रही है, ठीक है। जिसमें जा रहे हैं वो फॉर्मूला, मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिससे आ रहे हैं वो नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। ये कब है बेटा, ये रेरर टू डेंसर के लिए है। अगर मैं इसको डेंसर टू रेरर लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, तो इसको थोड़ा सा ना यहाँ पे लिख देते हैं। अगर मैं डेंसर टू रेरर लिखना चाहूँ, किससे लिखना चाहूँ भाई, अगर मैं डेंसर टू रेरर लिखना चाहूँ तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। D/R अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो उस केस में क्या होगा, जो आप लोगों का ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ पे होगा, वो μ2 बन जाएगा अब, ठीक है। प्लस आप लोगों की जो इमेज है वो कहाँ पे होगी, रेरर, जिसमें म्यू, अरे म्यू मत लिखो, N लिख लो ना, क्योंकि हम N की सीक्वेंस लेके चल रहे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब डेंसर कौन था, N2, तो उसमें ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, इमेज कहाँ बनेगी, इसमें रेरर में, जिसमें जा रहे हैं वो लिखेंगे माइनस, जिससे आ रहे हैं वो लिखेंगे, नीचे लिखेंगे R। सो इट इज़ द फॉर्मूला फॉर द रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। तो बहुत मज़ा आएगा बेटा, मतलब मैं डिटेल में समझा रहा हूँ तुम्हें, मतलब ये नहीं है कि बस ऊपर से समझा दिया, ओके। तो ये रिफ्रैक्शन का था। अब लेंस मेकर फॉर्मूले की बारी है। लेंस मेकर फॉर्मूले को एक बार ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। जैसे अगर पिछला टॉपिक तुम्हें आ गया तो ये भी आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं करना, पहले एक बार डायग्राम समझना। देखो इसमें क्या होंगे, दो फेस होंगे, एक इधर एक इधर, तो इसकी वजह से सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हुआ और इसकी वजह से सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हुआ। अब दोनों, आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, तो दोनों साइड हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ये नॉर्मल जब एक दूसरे को बना रहे हैं तब कट करें ना, तो ये बिल्कुल सेंटर में कट ना करें, तो डायग्राम थोड़ा सा गलत हो जाता है। ऐसे यहाँ पे कट कर जाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ से रे आई, ठीक है। अब ये रेरर से कहाँ जा रही है, डेंसर में घुस रही है, तो भाई ये नॉर्मल की तरफ मुड़ी और यहाँ से ये जानी सीधी चाहिए थी, लेकिन फिर से ये रेरर में आ रही है, तो फिर से रेरर में आ रही, तो नॉर्मल की तरफ नहीं, डेंसर से रेरर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल ये रहा, तो इससे दूर भाग गई, तो शिफ्ट हो गई इधर। क्लियर है, शिफ्ट हो गई इधर और ये बन जाएगा, ओके। चलो अब देखो बेटा, यहाँ पे दो पोल हैं, ये P1 P2, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, ये U है, ये V1, ये V। अच्छा सुनो, यहाँ से जब ऑब्जेक्ट से रे गई तो इमेज यहाँ पे बननी चाहिए, मतलब ये एक तरह से पहला फेस हो गया, ये एक तरह से पहला फेस हो गया, जिसकी वजह से इमेज यहाँ पे बन रही है। तो मतलब ये कौन सा केस हुआ कि जब हम रेरर टू कहाँ चले गए, डेंसर से चले गए। कौन से फेस के लिए है, कौन से फेस के लिए बेटा, ये है
एक्स पी वन वाई फेस के लिए, किस फेस के लिए, एक्स पी वन वाई फेस के लिए, क्योंकि सीधा यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा ना। हाँ तो लिख दो वही फॉर्मूला भाई, रेयर टू डेंसर अभी पढ़ के तो आए हैं, ये होता है रेयर टू डेंसर। तो लिखो ये क्या बनेगा आप लोगों के पास कि N1 में कौन है, ऑब्जेक्ट है, तो माइनस यू, प्लस N2 में कौन बनेगी, इमेज, जिसको हमने V1 लिखा, क्योंकि V1 ही तो बन रही है, ये देखो यहाँ तक V1 है, ठीक है। अब जिसमें जा रहे हैं वो लिखा, माइनस N1 अपॉन R1 लिखा। 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस साइड का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R1 है। कितना है, R1 है, ओके। अब रे यहाँ पे एंटर हो चुकी है, अंदर की तरफ आ चुकी है, अभी इस फेस से बाहर निकलेगी, ऐसे बनेगा ये कि यहाँ पे एंटर हो चुकी है, इस फेस से बाहर निकल रही है। अब ये डेंसर से कहाँ जाएगी, रेयरर में जाएगी, डेंसर से कहाँ जाएगी, रेयरर में। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ से जो ऑब्जेक्ट था उसकी रियल इमेज बननी चाहिए यहाँ पे, मतलब इसकी वजह से तो रियल इमेज यहीं बनेगी ना, बट ये जो रियल इमेज है फर्स्ट फेस की वजह से वो एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगी इस फेस के लिए, समझे, मतलब जो V1 है वो एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेंसर टू रेयरर के लिए, किसके लिए, डेंसर टू रेयरर के लिए। तो उसमें आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है भाई, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, देखो रे कहाँ से आ रही हैं, डेंसर से आ रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, N2 बाई V1। V1 ही तो ऑब्जेक्ट है ना, वही तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ दूसरे फेस के लिए। कौन से फेस के लिए, कौन से फेस के लिए, मैं लिख देता हूँ XP2 Y फेस के लिए, XP2 Y फेस के लिए, ओके। फिर प्लस किस में इमेज बनेगी, रेयरर में, तो V लिख दिया, जिसमें हम जा रहे हैं वो लिखा, जिससे आ रहे हैं वो लिखा, साथ में हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखा 2, क्योंकि इस फेस के लिए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है ना, R2 लिखा जाएगा। बस अब सिंपल है भाई, कुछ भी नहीं करना, 1 और 2 को ऐड करना है, 1 और 2 को ऐड करो तो क्या मिलेगा, देखो एक साइड मिलेगा आप लोगों को माइनस N1 U प्लस N2 V1, इधर मिलेगा प्लस करना ना, तो ये माइनस हुआ N2 बाई V1 प्लस N1 बाई V इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस N1 माइनस N2 बाई R2, ये हुआ, ठीक है। तो बेटा ये से ये काट दो, ये कट गया, तो बचा क्या आप लोगों के पास, हमारे पास बचेगा माइनस N1 बाई यू प्लस N1 बाई वी इज इक्वल टू बचेगा यहाँ पे क्या, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, पहले या तो इसको ओपन कर लो या एलसीएम ले लो। आप इसको ना ऐसे ओपन कर लो, देखो इसको ऐसे ओपन कर लो, N2 माइनस N1 बाई R1 है, मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, इस प्लस को ना माइनस कर देता हूँ, क्यों कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ N2 माइनस N1, तो इसलिए प्लस आ जाएगा बाहर, क्या जाएगा बाहर। अब देखो अगर मैं इस प्लस को माइनस कर रहा हूँ तो ये पोजीशन बन गई क्या भाई, N2 आगे आ गया, N1 पीछे हो गया, पहले N1 था यहाँ पे N2 था, ठीक है। अब सुनो, अब इस माइनस की वजह से क्या मैं ये और ये कॉमन ले सकता हूँ, यस ले सकता हूँ, तो मैं इसको लिख दूंगा क्या कि N2 माइनस N1 आ गया कॉमन, अंदर रह गया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। सो माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी, ये जो N1 है ये मैंने कॉमन ले लिया, और कॉमन लेके कहाँ पे भेज दिया भाई, कॉमन लेके मैंने इनके नीचे भेज दिया, इनके नीचे भेज दिया, और ये बन गया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, क्लियर है। अब सुनना ध्यान से, अब सुनो ध्यान से भाई, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे, तो ये बन जाएगा क्या, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो 0 हो गया, फिर 1 अपॉन V इज F, N2 माइनस N1 बाई N1 है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ N2 बाई N1 माइनस N1 बाई N1, तो ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं N2 बाई N1 का मतलब N2 1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, सो दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। हाँ जी, क्या होता है, यही तो हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला होता है। बताओ इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था ना, ठीक है। तो दूसरी डेरिवेशन हमारी हो चुकी है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिज्म आ जाता है बेटा, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म में क्या होता है कि आपके पास ये फेस होंगे, ये रिफ्रैक्टिंग फेस होते हैं 2, कितने फेस होते हैं इसमें, 2 रिफ्रैक्टिंग फेस होते हैं, और ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, और एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा ना वो फिक्स होता है, एक तरीके से एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री, अगर वो कंडीशन बदलेगा, बोलेगा कि नहीं भाई इतना यूज़ करो, तो वो आप उतना यूज़ कर लेना, वो आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 60 डिग्री मान लिया। अब हुआ क्या, इसमें नॉर्मल कैसे ड्रॉ करें, सिंपल है भाई, इसके फेस पे 90, इस फेस से ये 90 कर दिया,
तो इधर और इधर से बन गए नॉर्मल। अब रे आ रही है रेयर से डेंसर में जा रही है, तो कहाँ मुड़ेगी? सीधी जाने की बजाय वो कहाँ मुड़ जाएगी? इधर मुड़ जाएगी, इधर मुड़ी और उसके बाद डेंसर टू रेयर तो बाहर आ गई। सिंपल है, डायग्राम में कोई कमी नहीं है। अब रे देखो बेटा यहाँ से चली तो सीधी जानी चाहिए थी, बट मिली मुझे यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे एक डेविएशन आ गया, मतलब चेंज आ गया एंगल का, कि अलग एंगल पे मुझे मिली है, तो वो डेविएशन हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये अगर एंगल आई है और इस एंगल को अगर हमने R1 बोल दिया, क्योंकि रिफ्रैक्टिव एंगल है ना, उधर रिफ्रैक्शन का एंगल हो गया, तो ये एंगल कितना होगा? तो इसको मैं नाम दे दूं कि ये del1 होगा और इसको नाम दे दूं कि ये del2 होगा। नाम रख दिया ना, बट वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पे देखो कि जो del1 है वो कितना होगा। आप लोगों ने ये चीज़ तो पढ़ी होगी ना कि भाई अगर दो ऐसे एंगल बन रहे हैं, ये आई है और यहाँ पे कोई ना कोई एक एंगल है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये और ये एंगल सेम होंगे, ये और ये एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, इस कंडीशन में भी ऐसा ही होगा कि ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। तो यहाँ पे तो आई है और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे है del1 और R1। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहाँ पे आप लोगों के पास जो आई हुआ, आप लोगों के पास जो आई हुआ वो हो गया, एक मिनट रुको, आई इज़ कितना? आई हो गया del1 प्लस R1। तो इसका मतलब हमें तो del1 चाहिए ना, तो del1 की वैल्यू इज़ कितनी? I माइनस R1। सिमिलरली आप ई देखो, ई भी तो यही बन रहा है, del2 प्लस R2, और ये बन जाएगा आप लोगों के पास क्या? del2 का मतलब E माइनस R2। अच्छा, डेविएशन अगर देखें तो क्या बनेगा? डेविएशन अगर देखें तो वो del1 प्लस del2 बनने वाला है। डेविएशन अगर देखें तो वो क्या बनेगा? del1 प्लस del2 बनने वाला है, क्योंकि भाई बाहर का एंगल और अंदर के एंगल का सम हो जाएगा। तो del1 कितना है? del1 इज़ I माइनस R1 प्लस del2 इज़ E माइनस R2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं I प्लस E, ठीक है, माइनस बाहर R1 प्लस R2, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्यों ना R1 प्लस R2 इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। यस, तो देखो एक क्वाड्रिलेटर लेते हैं, AQNRA, ये क्वाड्रिलेटर हमने लिया। क्या लिया? एक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल लिया हमने जो कि है AQNR। इसमें देखो जो एंगल होगा A, हाँ जी, जो एंगल होगा, एक मिनट रुको, हाँ, जो एंगल होगा A प्लस जो एंगल है Q, वो तो कितना भाई? सिंपल पता लग रहा है, ये कितना होगा? यहाँ पे 90 होगा। ये कितना होगा? 90। ये कितना होगा? 90। तो इसलिए हम इसको लिख रहे हैं 90 प्लस एंगल N प्लस 90 इज इक्वल टू, क्वाड्रिलेटरल है तो 360। कहने का मतलब एंगल A प्लस एंगल N इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री के। यस, अब अगर मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ, हाँ जी, अगर मैं एक ट्रायंगल ले लूँ जो कि है QNR, तो उसको देखो, QNR अगर ट्रायंगल को हम लेते हैं QNR, तो भाई R1 R2 और ये एंगल हो गया। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस एंगल N, इनका सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल है तो भाई 180 बनेगा ना। ठीक है, तो इसको इक्वेट करो, मुझे यहाँ से मिल जाएगा कि R1 प्लस R2 की वैल्यू इस कितनी है? A है। सो ये इक्वेशन क्या बन गई? ये बन गई del I प्लस E, हाँ जी, del I प्लस E माइनस A बन गई, सो ये होता आप लोगों के पास डेविएशन का फॉर्मूला। क्या होता है? ये डेविएशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ना एक डायग्राम भी दिख रहा है। ये इसका जो डायग्राम होता है ना, ये मिनिमम डेविएशन के लिए होता है। ठीक है, ये किसके लिए होता है? मिनिमम डेविएशन के लिए होता है। देखो क्या होता है कि जब आप एंगल ऑफ डेविएशन को, मतलब अगर आप क्या करते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते चलते हो, तो आप देखते हो कि जो हमारे पास डेविएशन की वैल्यू है ना, वही मान लो मुझे यहाँ पे चेक करनी है इस पे, तो इस पे मुझे 1 और 2, मतलब एक डेविएशन की वैल्यू पे मुझे 2 इंसिडेंट की वैल्यू मिल रही हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो भी मुझे एक डेविएशन पे 2 इंसिडेंट की एंगल मिल रही है, बट एक वैल्यू एक ऐसी आती है जो मिनिमा होती है, जहाँ पे एक ही आई मिलता है, और ये होती है कंडीशन किसकी भाई? ये कंडीशन होती है मिनिमम डेविएशन की। किसकी कंडीशन होती है? मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होती है। तो मिनिमम डेविएशन पे क्या होता है? ध्यान से सुनना, मिनिमम डेविएशन में क्या होता है?
मिनिमम डेविएशन का मतलब क्या होता है कि जो ये लाइट है ना, ये जो लाइट है यहाँ से रिफ्रैक्शन होके गई तो ये इसके बेस के बिल्कुल पैरेलल हो जाती है, ये मिनिमम डेविएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? मिनिमम डेविएशन। अब सुनो ध्यान से, अब मिनिमम डेविएशन में क्या होता है कि जो डेल होगा वो डेल एम बन जाता है, एंड आई जो होगा वो एंगल ऑफ इमर्जेंट के इक्वल होगा, एंड R1 जो होगा वो R2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास। ये देखो क्या भाई, आई इज इक्वल टू डेल वन, कहाँ गया, ये रहा, ये इसको पकड़ते हैं। तो इसको लिखा हमने डेल एम हो गया, आई प्लस ई की जगह ई हो गया, माइनस कौन है, ए, R1 प्लस R2 था ना वैसे तो, ये रहा माइनस ए R1 प्लस R2। तो यहाँ पे हो जाएगा R1 प्लस R2 इज कितना, 2R। ठीक है, अब देखो डेल एम जो I है वो E के बराबर है, तो इसका मतलब मैं इसको I प्लस आई कर दूँ। अरे भाई एक मिनट रुको यार, ऐसे छोड़ो इसको, हम ऐसे करते ही नहीं, हम अपनी मेन इक्वेशन उठाते हैं। हमारी मेन इक्वेशन कौन है, डेल आई, अरे यार ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ यार, ये ना पेंसिल का थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है। आई इज इक्वल टू क्या है, फिर से इज इक्वल टू लिख दिया, डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए था। ठीक है, डेल की वैल्यू हो गई है डेल मिनिमम, और आई की वैल्यू आई है और ई की वैल्यू आई हो चुकी है। ठीक है, तो हम इसको 2i लिख दें और यहाँ से माइनस ए लिख देंगे। तो अगर मैं यहाँ से i निकालना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा डेल मिनिमम प्लस ए बाय 2 मुझे मिलने वाला है। ठीक है, अब R1 प्लस R2 ये भी तो हमें पता है, जो कि कितना हुआ, a होता है। अब इनकी वैल्यू तो सेम है, तो इसका मतलब 2R इज इक्वल टू ए, मतलब R इज इक्वल टू ए बाई 2 हो गया। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हम अगर म्यू लिखना चाहें तो हम लिखेंगे साइन आई बाय साइन आर लिखना चाहेंगे। यस, तो साइन आई कितना है भाई, डेल एम प्लस ए बाई 2 है, और नीचे साइन आर कितना है, ए बाई 2 है। तो बन गया फॉर्मूला हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ना थिन प्रिज्म के लिए बात करूँ, फॉर थिन प्रिज्म के लिए अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होगा, थिन प्रिज्म के लिए सिंपल सी बात है कि जितने एंगल होंगे वो सारे स्मॉल होंगे। तो आप लिखोगे दैट इज, जो साइन है डेल एम प्लस ए बाई 2 जो है वो नियरली किसके इक्वल हो जाएगा भाई, डेल एम प्लस ए बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं साइन की बात करूं जो कि a बाई 2 है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा a बाई 2 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूले को उठाते हैं, इसी फॉर्मूले को उठाते हैं। तो म्यू हो गया क्या, साइन आई, जो कि कितना बन चुका है भाई, साइन आई होना चाहिए, आई की वैल्यू कितनी है, ये रही, मतलब ये होना चाहिए, बट इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, अब ये लिख सकते हैं ना, तो ये हो गया डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2। नीचे क्या लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे a बाई 2, तो a बाई 2 को हम लिख दिया a बाई 2 चला गया ऊपर, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये बना म्यू a डेल m प्लस a। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हो गया आप लोगों के पास क्या, म्यू a माइनस a डेल m। तो मतलब डेल m की वैल्यू इज़ कितनी, म्यू माइनस 1 a हो गई, म्यू माइनस 1 कितनी हो गई, a हो गई। यस, सो ये पूरे का पूरा प्रिज्म की डेरिवेशन हो गई है, बहुत बढ़िया तरीके से कर ली है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा डेरिवेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके लिए आप लोगों को कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए कि आपके पास जो एम होता है वो क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, नीचे होता है एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट कैप्ट एट डी। ठीक है, यहाँ पे होगा एंगल, यार एक तो ना ये पता नहीं क्यों ग्लिच कर रहा है ऐसे, यहाँ पे लिखेंगे m इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, नीचे हम लिखने वाले हैं एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, ऐसे करके लिखेंगे, रुको, यहाँ पे लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, और जो कहाँ पे रखा है, कैप्ट एट डी, जो डी पे रखा हो। डी क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है, लीस्ट डिस्टेंस
ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है ये। ओके, अब इसको मैं सिंपल तरीके से लिख देता हूँ, m इज इक्वल टू कितना हो गया 10 बीटा में कर देता हूँ, नीचे 10 अल्फा, मतलब इसको मैंने नाम दे दिए। अब एंगल है तो एंगल निकालने के लिए मैं 10 यूज़ कर लूँगा और उनके नाम रख दिए बीटा, मतलब इमेज जो बनाएगी वो बीटा बना रही होगी और जो ऑब्जेक्ट बना रहा होगा वो अल्फा बना रहा होगा। अब एक बार डायग्राम देख लो, यहाँ पे सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट पीस लिया, ठीक है, और एक होगा आई पीस जो ऑब्जेक्ट के पास होगा, मतलब अगली साइड में होगा ट्यूब के अंदर, वो कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट पीस, और आई पीस आपका आँख के पास। यहाँ से ऑब्जेक्ट रखेंगे, इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे, तो हमने ये सारे डिस्टेंस लिख दिए। अब ये आप लोगों के पास आई पीस है, अब ये आई पीस इसके लिए ये वाला जो इस ऑब्जेक्ट ने इमेज बनाई थी ये वाली, अब ये इमेज इसके लिए बन चुकी है ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए यहाँ से रह गई और यहाँ से रह गई यहाँ पे, तो ये जैसे ही हमने यहाँ पे करके देखी ये बनी इधर, क्योंकि ये इसके बिल्कुल कहाँ आ रही है बेटा, फोकस में आ रही है। मतलब ये जो a डैश b डैश है, जो a डैश b डैश है वो कहाँ पे आ रहा है, a डैश b डैश आ रहा है कहाँ पे, ये आ रहा है भाई, ये ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है, फोकस के बीच में। तो इसलिए जो इमेज है वो वर्चुअल बन रही है, पीछे की तरफ जाके बन रही है, इधर इमेज का बन रही है, वर्चुअल बन रही है पीछे की तरफ जाके। ओके, चल अब यहाँ पे हमें 10 बीटा 10 अल्फा ये सब दिया हुआ, तो इनको निकाल लेते हैं। तो 10 बीटा कैसे निकालेंगे, अच्छा सबसे पहले 10 अल्फा की बात कर लेते हैं। 10 अल्फा फिक्स होता है भाई, 10 अल्फा क्या होता है, फिक्स होता है। कैसे फिक्स होता है, जैसे कि देखो ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, मतलब ये आँख के साथ एक एंगल बना रहे हैं, तो इसको मैंने थीटा लिखा, और ये कितनी दूरी पे होना चाहिए, d, क्योंकि देखो कैपिटल D लिखा है, तो यहाँ पे हुआ h, इसको नाम दिया a और b, ठीक है, तो इसको लिख लो। तो इसको हम लिखेंगे, ये होगा क्या, 10 अगर निकालना है तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 10 इज़ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज़ ए बी, अरे एक मिनट ये ग्लिच हो गया इसमें, हाँ अब ठीक है, ये हो गया ए बी, और नीचे हम लिखने वाले हैं किसको, डिस्टेंस को, नीचे हम लिखने वाले हैं डिस्टेंस को जो कि हुआ कैपिटल डी, ठीक है। तो इसको रब कर दो, इतनी जगह नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे रख देते हैं इसको, इसको यहाँ पे रख देते हैं छोटा करके, चलो यहाँ से ना यहाँ रख देते हैं बाद में। अब 10 बीटा कितना होगा, 10 बीटा होगा, देखो ध्यान से 10 बीटा, ये अगर मैं एंगल बीटा बोल रहा हूँ, इसको मैं एंगल को बीटा बोल देता हूँ, हाँ जी ये बीटा हो गया मेरे पास, ठीक है, इसको मैंने बीटा बोल दिया। तो क्यों बोला, क्योंकि ये यही एंगल तो आगे जाके इमेज के साथ बन रहा है। अब इतनी दूरी पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या करो, इस ट्रायंगल को यूज़ कर लो, इतने ट्रायंगल को यूज़ कर लो, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर कौन है, ए डैश बी डैश, नीचे क्योंकि देखो भाई ये एंगल बन रहा है तो इसके सामने परपेंडिकुलर, तो ये हुआ बेस, तो ये कितना है यहाँ से यहाँ तक, इट इज़ यू ई, ये कितना है यू ई, मतलब आई पीस के लिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने लिख दिया, तो इट इज़ यू ई। दोनों को डिवाइड कर दो, m इज इक्वल टू कितना हुआ, ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बनेगा ए बी अपॉन जो d है वो चला गया ऊपर, तो क्या m इज इक्वल टू डी बाई यू ई, और यहाँ पे हो गया ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ये जो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है, क्या ये मैग्नीफिकेशन नहीं हो गई है, किसकी वजह से, फर्स्ट पीस की वजह से, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो चुकी है, तो इसको हम बोल देंगे कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी जो है वो है मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट बाई यू नॉट भी लिख सकते हैं। सो हम लिखेंगे एम डी बाई यू ई, और यहाँ पे लिख देंगे वी नॉट यू नॉट, ऐसे। तो ये होता है मैग्नीफिकेशन किसकी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। किसकी मैग्नीफिकेशन होती है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन होती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है आपको। अब हमें ये मैक्सिमम और मिनिमम निकालनी होती है कि ये मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी, ठीक है, मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी। तो एक चीज़ का ध्यान रखो, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कब हो सकती है, जब हमें इमेज बिल्कुल डी पे दिख रही हो, कहाँ पे दिख रही हो, डी पे दिख रही हो, मतलब लेस डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पे, क्योंकि उसके बाद से अगर दूर जाएगी तो छोटी हो जाएगी, अगर आँख के ज़्यादा पास आएगी तो ब्लर हो जाएगी, ठीक है।
तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए कि इमेज कहाँ पे बने, इमेज बन जाए भाई डी पे। माइनस ऑफ डी लिखूँगा, क्यों लिखूँगा, क्योंकि रेस जा रही हैं इधर, अगर इमेज चेक कर रहा हूँ तो मैं इधर चेक कर रहा हूँ तो ये माइनस, ठीक है, तो माइनस आ गया। ओके, फोकल लेंथ क्या होगी, वो फिक्स रहेगी, एफ ई लिख दूंगा, और ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा वो वहीं पे रखा रहेगा, जिसको मैं माइनस यू ई बोल रहा हूँ। अच्छा, ई क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आई पीस से डील होगी ना अब तो, ठीक है, क्योंकि आई पीस ही तो देख रहा है इधर से, आँख को, आँख से हम इधर देख रहे हैं, तो ये आ जाएगा अब आप लोगों के पास कितना। थिन लेंस फार्मूला लगाओ, थिन लेंस फार्मूला इज़ 1 बाय माइनस यू होता है, बट ये कितना है, माइनस यू ई है, तो ये प्लस यू ई हो गया, प्लस 1 बाय वी जो कि माइनस ऑफ डी हुआ, और 1 बाय एफ ई हो गया। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लो 1 बाय यू ई की, जो बनेगी 1 बाय एफ ई प्लस 1 बाय डी। अब यहाँ पे देखो यू ई की वैल्यू निकाल ली, तो इसका मतलब एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम की वैल्यू आ जाएगी डी बाय एफ ई प्लस 1, और ये आ जाएगा वी नॉट बाय यू नॉट। तो इट इज़ द मैग्नीफिकेशन, कौन सी मैग्नीफिकेशन, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। मिनिमम के लिए क्या होगा, मिनिमम के लिए क्या होगा भाई, मिनिमम के लिए मैं आपको बता दूं कि जो ऑब्जेक्ट है वो तो वहीं रहेगा माइनस यू ई पे, इमेज आपकी इन्फिनिटी पे आ जाए, कहाँ पे आ जाए, इन्फिनिटी पे। मिनिमम मैग्नीफिकेशन मतलब आराम से नॉर्मल एडजस्टमेंट, दूर कहीं इमेज बनेगी तो वो इन्फिनिटी होगी, और एफ जो होगा वो एफ ई हो गया। तो मतलब जो 1 बाई यू होगा, 1 बाई यू ई होगा, वो कितना आएगा, वो 1 बाय देखो इस चीज़ को देखो, ये वाली चीज़ इधर गई, नहीं ये तो 0 हो गई ना, तो बचेगा सिर्फ 1 बाय एफ ई, तो 1 बाय एफ ई हो गया। तो मतलब इस केस में जो m होगी वो कितनी बनने वाली है, वो होगी वी नॉट बाई यू नॉट और डी बाय एफ ई, ये बनने वाली है। बताओ कुछ हुआ, दिक्कत परेशानी नहीं ना, सही हो गया, बढ़िया चल रहा है, मस्त मज़ा आ गया होगा। चलो, डेरिवेशन था कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है भाई डेरिवेशन ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। सेम है जैसे अगर हमने पहले करी हो, सिर्फ फ़र्क क्या आता है, यहाँ पे हमने क्या लिखा बेटा, कैपिटल डी लिखा, बट वहाँ पे कैपिटल डी नहीं होगा, वहाँ पे कैपिटल डी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है, देखो एक ऑब्जेक्ट पीस होगा, इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है, इसकी थोड़ी कम होती है। ऑब्जेक्टिव हैज़ लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ, तो इसकी कम होगी। अब यहाँ से इन्फिनिटी से रेज आती हैं, क्योंकि टेलीस्कोप क्या करता है, दूर की चीज़ों को पास करके दिखाता है, तो इन्फिनिटी से रेज आ रही है। तो ये रे बिल्कुल सीधी आई इधर, ये रे आके आफ्टर रिफ्रैक्शन, और ये सीधी क्यों आई कि ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली वो सीधी ही जाएगी, वो सीधी चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे जो था वो आ गया यहाँ पे, कहाँ पे बनेगा भाई, इन्फिनिटी से तो फोकस पे ही बनेगा ना, तो जो ये वी नॉट बन रहा है ये एफ नॉट के बराबर है, कॉमन सी बात है, क्योंकि इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज फोकस पे बनेगी, तो वी नॉट को मैंने एफ नॉट लिखा बस। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये जो इमेज है, इसकी वजह से अब इसके लिए किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो रेस गई पीछे आ गई, ठीक है। तो मतलब इसकी वजह से इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे बन रही है, जिसको हम वी ई बोल रहे हैं, और ये क्या होता है, यू ई होता है जो लिखा हुआ है। ये एंगल बना रहा है बीटा। अच्छा, ये एंगल अब कितना बनाएगा, देखो ये लाइन बिल्कुल सीधी आ रही है, अगर इधर अल्फ़ा है तो इधर बीटा अल्फ़ा बोल सकते हैं, हाँ जी। अगर इधर एंगल अल्फ़ा बन रहा होगा तो इधर भी हम एंगल अल्फ़ा बोल सकते हैं, ये लाइन और ये लाइन, इधर अल्फ़ा और इधर अल्फ़ा बोल सकते हैं, ठीक है, यस। तो हमने इसको बोल दिया। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद देखो क्या होने वाला है। अब इसके बाद हम वही करेंगे मैग्नीफिकेशन, हाँ जी। इसके बाद क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन, एम क्या होगा, tan बीटा अपॉन tan अल्फ़ा। मैंने बता दिया ना कि बस बीटा का रूल, डी का रूल यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, ये वाली चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे, बस कैपिटल डी, इस पर कोई सीन नहीं होता ऐसा। तो बीटा कितना है भाई, tan बीटा कितना है, tan बीटा, तो देखो tan बीटा ये रहा यहाँ से इतना, ठीक है। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर इज़ ए बी, इट इज़ ए बी, एक मिनट ये ग्लिच क्यों कर रहे हैं, ए बी, अरे लिख तो दो, किसके लिए वैल्यू निकाल रहे हो, tan बीटा ए बी अपॉन, मतलब चलो ए बी का नाम अभी ए बी मतलब जो ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं उसको अभी ए बी रखते हैं, एच या एच डैश कुछ नहीं रखते। और साथ में क्या होता है, अब बेस होता है, बेस कितना है, अरे यार ये क्या होगा, इरेजर आ गई बीच में, यू ई हो गया, कितना हो गया, यू ई हो गया, ठीक है, यू ई। अब tan अल्फ़ा कितना होगा, tan अल्फ़ा सिंपल है वो भी, परपेंडिकुलर इज़ ए बी, बेस कितना है,
वी नॉट जिसको हम एफ नॉट बोल रहे हैं, ये देखो ना, वी नॉट जिसको हम एफ नॉट बोल रहे हैं। तो ये बन गया आप लोगों के पास मैग्नीफिकेशन कितनी, टेन बीटा, बीटा इज़ ए बी बाय यू ई, और यहाँ पे हो गया ए बी बाय एफ ओ, क्या हो गया, एफ ओ। तो ये ए बी बाय एफ ओ कट गया, तो ये हुआ एम, सॉरी ए बी और ए बी कट गया, और एम इज इक्वल टू रह गया एफ ओ बाय यू ई। इट इज़ द मैग्नीफिकेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। इसको भी अब मिनिमम और मैक्सिमम निकालते हैं, तो सिंपल है भाई, मैक्सिमम अगर आप लोगों को निकालना है, क्या निकालना है, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी। तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन निकलेगी आपकी बेटा सिंपल सी तरीके से देखते हैं, और ध्यान से, बिल्कुल सिंपल तरीके से। क्या कि अगर मैं लेंस मेकर फॉर्मूला लगाता हूँ, माइनस यू प्लस वन बाय दिस, थिन लेंस फॉर्मूला, सॉरी लेंस मेकर नहीं, थिन लेंस फॉर्मूला अगर लगाता हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि अगर मैक्सिमम चाहिए तो u कहाँ बनना चाहिए, सॉरी u तो यू ई पे रखना चाहिए, और v कहाँ पे बनना चाहिए, माइनस ऑफ डी पे, और f तो f ही होगा, क्योंकि वो तो पॉजिटिव रहेगी, किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, चलो, तो ये बन गया माइनस 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 यू ई, प्लस हो जाएगा, प्लस वन बाय माइनस ऑफ डी इज इक्वल टू वन बाय एफ, जो कि एफ ई हो गया। तो वन बाय यू ई की वैल्यू कितनी आ गई, वन बाय एफ ई प्लस वन बाय डी आ गई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को रख देते हैं भाई यहाँ पे, इसकी वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हुआ m, ये कितना हुआ m, एफ ओ वन बाई यू ई की वैल्यू है वन बाई एफ ई प्लस वन बाई डी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ ना एफ ई निकाल लेते हैं बाहर, क्या निकाल लेते हैं, एफ ई। तो ये बनेगा वन प्लस एफ ई बाय डी। ठीक है, वन प्लस एफ ई बाय डी। सो इट इज़ द मैग्नीफिकेशन किसका, इट इज़ द मैग्नीफिकेशन ऑफ आप लोगों के सामने भाई रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, जो हम लेंथ निकाल सकते थे वो लेंथ कितनी होगी बेटा, वो लेंथ ये होगी, वी नॉट प्लस यू ई होगी, वी नॉट प्लस यू ई होगी। ठीक है, वी नॉट प्लस यू ई होगी। क्लियर है। जब हम कहाँ पे देख रहे होंगे, जब हम एक तरह से नॉर्मल हम देख रहे होंगे, मतलब यार ऐसे बोल दो तुम, अगर मैं इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ तो इन्फिनिटी से तो क्या होगा, इन्फिनिटी पे तो देखो ये डी अपॉन एफ ओ, एफ ही बन रहा है ना, डी अपॉन एफ ही बन रहा है, इन्फिनिटी कहीं दूर आगे की तरफ हम चलने वाले हैं। अभी के लिए सिंपल याद रखो कि लेंथ जो होगी वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इस कहलाएगा लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या होगा आप लोगों के पास, तो मिनिमम के लिए, हाँ अब मिनिमम के लिए करेंगे। अब मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए भाई, इमेज जो होगी, मतलब वी ई जो होगा वो इन्फिनिटी पे बने, एफ जो होगा वो एफ ही रहे, यू जो होगा वो यू ई हो जाए माइनस वी, सिंपल है, वो तो साइन कन्वेंशन है भाई। तो माइनस और माइनस यू ई प्लस वन अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू वन बाई एफ ई। तो ये हुआ वन अपॉन यू ई, मतलब अगर मैं मैग्नीफिकेशन लिखना चाहता हूँ तो इट इज़ एफ ओ बाई एफ ई हो गया। कितना हो गया, एफ ओ बाई एफ ई हो गया। अच्छा, कई बच्चे बोलेंगे कि इनको नेगेटिव ले या पॉजिटिव, भाई मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीट्यूड में लेंगे तो पॉजिटिव ले लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, कई बुक में तुम्हें माइनस मिल रहे होंगे, कई बुक में तुम्हें माइनस मिल रहे होंगे, तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, हाँ कई टीचर तुम्हें बोलेंगे माइनस लगा देना, वो ठीक है, वो भी उनकी बात ठीक है, बट हमें मैग्नीट्यूड के लिए बात कर रहे हैं। अभी के लिए हम किससे बात कर रहे हैं भाई, मैग्नीट्यूड से हम बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड से बात कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव में ही ले रहे हैं सबको। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आता है YDSC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो YDSC की बारी है। YDSC करने से पहले ना आप लोगों को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसमें क्या होता है कि मान लो एक वेव है, ठीक है, एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड y1 है और दूसरी वेव है जिसका एम्पलीट्यूड y2 है, तो आप उसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा ना वो y1 प्लस y2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करेगा वो कैसे हो रहा है, डिपेंड करेगा वो कैसे हो रहा है। मान लो आप लोगों के पास, अच्छा इसको हम इंटरफेरेंस भी बोल सकते हैं एक तरीके से, मतलब सुपरपोजिशन में क्या हो रहा होता है, एक तरह से इंटरफेरेंस हो रहा होता है। तो मान लो आप लोगों के पास ये है एक वेव y1 और ये है एक वेव y2, ठीक है, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे टाइम। अब मैं अगर ये सेम फेस में ऐड होती हैं, अगर ये सेम फेस में ऐड होती हैं तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास क्या भाई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बन जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो मतलब मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 लिख दूंगा, सिंपल, क्योंकि ऐड हो रही है।
ऐड तो इसमें भी होगा दूसरे वाला जो मैं बनाऊंगा। मान लो अगर उल्टे फेस ऐड हो रहे हैं, मान लो एक ये रहा और दूसरा ये ऐसे हो रहा है, ऐसे, ये y1 है, ये y2 है, तो यहाँ पे y1 प्लस माइनस ऑफ y2 होगा, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमें लार्ज एम्पलीट्यूड मिलेगा, लार्ज एम्पलीट्यूड, अरे भाई प्लस में प्लस होगा तो लार्ज एम्पलीट्यूड ही मिलेगा, और यहाँ पे हमें लेस एम्पलीट्यूड मिलेगा, लेस एम्पलीट्यूड। तो कहने का मतलब ये है, हमें यहाँ पे इंटेंसिटी की फॉर्म अगर देखें तो इंटेंसिटी ज़्यादा मिलेगी और यहाँ पे इंटेंसिटी कम मिलेगी, यहाँ पे इंटेंसिटी लेस मिलने वाली है। यस और नो? ठीक है, मान लो चलो दो इक्वेशन आप लोगों के पास, अभी मैं इंटरफेरेंस से बात कर रहा हूँ। मान लो दो इक्वेशन है, एक है y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और एक है y2 इज इक्वल टू ए नहीं b लिख लेते हैं, अलग थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं, b साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये लिख लिया। ठीक है, अब जब आपने लिखा a साइन ओमेगा टी और y2 इज इक्वल टू b साइन ओमेगा टी, ये दोनों क्या हैं? दो वेव की इक्वेशन है। अब इनका सुपरपोजिशन करेंगे, हो जाएगा y1 प्लस y2 लिख दोगे। लेकिन आप एक चीज़ देखो, इसका एम्पलीट्यूड कितना है? a, तो मैंने यहाँ पे बना लिया इसको a। दूसरी का एम्पलीट्यूड b है, बट इसका एंगल ओमेगा टी था, ये ओमेगा टी प्लस 5 पे है, तो इसका मतलब जो b है वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, जिसको हमने b लिखा, और ये 5 एंगल पे है। तो रिजल्टेंट कहाँ बन जाएगा भाई? तो रिजल्टेंट बन जाएगा इधर, जो कि एंगल थीटा पे बना रहे हैं हम। तो कॉमन सी बात है कि ये पैरेललोग्राम का लॉ हो गया, और उस पैरेललोग्राम के लॉ में हम अगर हमें एम्पलीट्यूड लिखना होता था तो हम कैसे लिखेंगे? ए लिख लेते हैं यार इसको, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको ना ए लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको ना ए लिख लेते हैं, ए, ये ए लिख लेते हैं। तो हो जाएगा एम्पलीट्यूड ए, वो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5 हो जाएगा, ए और बी के बीच का एंगल हो जाएगा। बताओ कुछ दिक्कत हुई इसमें? नहीं ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5 हो गया है हमारे पास। यस, बढ़िया चला, काम बढ़िया हो गया। ओके, अब ये तो भाई किसके लिए है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने बता दिया कि एम्पलीट्यूड ये होगा। लेकिन ये तो एक कॉमन इक्वेशन निकालनी है ना रिजल्टेंट की, हमने तो ये कॉमन इक्वेशन निकाल दिया किसकी? रिजल्टेंट की, कि ए कितना हुआ? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5। लेकिन मुझे अगर कंस्ट्रक्टिव लिखना है, कंस्ट्रक्टिव अगर मुझे लिखना है तो कंस्ट्रक्टिव के लिए तो भाई cos 5 कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, मैक्सिमम होगा ना, क्योंकि भाई कंस्ट्रक्टिव का मतलब है इंटेंसिटी जो हो वो मैक्सिमम हो। ठीक है, एम्पलीट्यूड हो जो वो मैक्सिमम हो, मतलब तो यही होगा ना। और मैक्सिमम कब होगी? जब cos 5 की वैल्यू 1 होगी। cos 5 की वैल्यू कब होगी? 1 होगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या? a अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। ठीक है, या इंटेंसिटी की फॉर्म में कर लो, वो और भी अच्छा रहेगा। इसको एक पेज ऐड कर लेते हैं, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा तुम्हें। एक पेज ऐड कर लेता है, रुको। अब देखो, मान लो बेटा जी आपने अभी a लिखा, जो कि कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5 है। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन लिख दो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा। लेकिन उसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो हमारे पास इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। तो मतलब अगर मुझे I1 लिखना है तो मैं A का स्क्वायर कर दूंगा, अगर I2 लिखना है तो मुझे B का स्क्वायर करना होगा। तो मतलब ये जो फॉर्मूला है वो कैसे बन सकता है? मतलब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये बनेगा I, इसको मैं लिखना चाहूँ तो ये बनेगा I1, इसको लिखना चाहूँ तो I2, ये लिखना चाहूँ तो 2 अंडर रूट में I1 I2, और ये बाहर हो जाएगा cos 5। सिंपल है, समझ में आ गया? सिंपल है, समझ में आ गया इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब देखो, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करनी है तो इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए? मैक्स होनी चाहिए। मैक्स कब होगी? जब cos 5 होगा कितना भाई? प्लस का 1। ठीक है, हाँ प्लस का 1 होगा भाई। ठीक है, तो इसका मतलब 5 प्लस का 1 कब होगा? या तो 0 पे होगा, ठीक है, या 2 पाई पे होगा, या 4 पाई पे होगा, या 6 पाई पे होगा। ऐसे होगा, ऐसे होगा या नहीं होगा भाई? यस होगा ऐसे, क्योंकि या तो 0 पे होगा या 360 पे होगा, फिर उससे आगे जाके 720 पे होगा, फिर ऐसे चलता जाएगा। ठीक है,
तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि फाई को हम 2n पाई लिख सकते हैं या 2 पाई n लिख सकते हैं, 2 पाई n लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं अभी 2 पाई n होगा। ओके, और n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे चलती जाएगी। ठीक है, चलो अब इसका मतलब फाई की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, लेकिन हमें ना एक फाई और फेस पार्ट डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन पता होता है। किसके बीच में, पार्ट डिफरेंस के बीच में और फाई के बीच में, फेस डिफरेंस के बीच में हमें एक रिलेशन पता होता है। ठीक है, तो ये कितना होगा भाई, ध्यान से देखो, डेल एक्स इज इक्वल टू कितना है, लैम्डा, डेल एक्स इज इक्वल टू कितना है, लैम्डा, तो ये हो गया, सॉरी लैम्डा नहीं है फाई, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई, लैम्डा अपॉन 2 पाई, ये एक रिलेशन है भाई। मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ कि डेल एक्स इज इक्वल टू होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई और ये होगा फाई। अच्छा, फाई इज व्हाट, पार्ट डिफरेंस, तो भाई नहीं फेस डिफरेंस, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई, फाई इज कौन हो गया है, फाई इज दिस 2 पाई n, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो डेल एक्स की वैल्यू इज कितनी, n लैम्डा। तो कहने का मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पार्ट डिफरेंस n लैम्डा होना चाहिए, सिंपल सा है। सिमिलरली अगर मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखना चाहता हूँ, क्या देखना चाहता हूँ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हाँ जी क्या देखना चाहता हूँ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर देखना चाहता हूँ तो वो क्या होगा, तो वही सिंपल है भाई, आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आई की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम कब होगी, -1 पे होगी। इसका मतलब कोस, सॉरी -1 पे होगी, बट कोस के -1 पे होगी ना। एक मिनट रुको, हम इसको ना ऐसे लिखते हैं, आई इज इक्वल टू आई मिनिमम होना चाहिए, बट कब होगा, जब कोस फाई की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। तो इसका मतलब फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पाई, 3 पाई, 5 पाई ऐसे होने चाहिए। तो मतलब मैं फाई को कुछ ऐसे बना के लिख दूँ, 2n-1, ठीक है, और साथ में पाई लिख दूँ 2n-1। क्यों लिख रहा हूँ मैं 2n-1, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए किससे भाई, ये वाला मल्टीप्लिकेशन। अच्छा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, 2n+1 भी लिख सकता हूँ, कई बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। यहाँ पे n की वैल्यू हम 1 से शुरू कर रहे होंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पे n की वैल्यू हम 0 1 2 3 ऐसे शुरू कर रहे होंगे, तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस लिखते हैं डेल एक्स लैम्डा अपॉन 2 पाई, और फेस कितना हुआ, 2n-1 पाई हो गया, तो पाई से पाई कैंसिल, तो डेल एक्स की वैल्यू इज कितनी, 2n-1 लैम्डा बाय 2। सो दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ये सब क्यों बताया, क्योंकि अभी हम जब YDSC करेंगे ना तो उसमें ये काम आने वाला है, YDSC करेंगे तो उसमें ये काम आने वाला है। ठीक है, अब YDSC को देख लेते हैं एक बार। YDSC सुनना भाई ध्यान से, YDSC। अब इसमें मान लो आप लोगों के पास ना एक सोर्स है। अच्छा, इसके लिए क्या होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे एक सोर्स है, कोहेरेंट सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या रखी, एक स्लिट रखी, यहाँ पे हमने एक स्लिट रख दी जिसमें इट इज़ S1, इट इज़ S2, इनके बीच का डिस्टेंस इज D। आगे हमने एक स्क्रीन रख दी, आगे जाके हमने एक स्क्रीन रख दी यहाँ पे, ये भाई हमने स्क्रीन रख दी यहाँ पे, ये एक स्क्रीन है। ठीक है, अब होना क्या चाहिए कि भाई यहाँ से सोर्स से लाइट सीधी जा सकती है, यहाँ से, अरे यार एक मिनट रुको, ऐसे कर लो ना, इसको सेलेक्ट कर लो, सोर्स से लाइट सीधी जाएगी, इधर भी जाएगी। हम ये एक सेंटर बना लेते हैं जिसको हम O बोलते हैं, जहाँ पे हमारा मैक्सिमम बन रहा होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ से जो लाइट चली, मैंने बोल दिया कि भाई वो यहाँ से जाके कहाँ चली गई, वो यहाँ से यहाँ चली गई, शिफ्ट हो गई, और यहाँ से भी लाइट यहाँ पे चली गई, तो ये पॉइंट हुआ P। ठीक है, और इस P पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, लेट कर लिया, लेट P जो है वो पॉइंट फॉर फर्स्ट ब्राइट है, फॉर फर्स्ट ब्राइट है, मैंने ये मान लिया। बताओ इसमें कुछ खास बात थी, ओके मैंने ये मान लिया भाई, ओके ठीक है। यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो y है,
यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है भाई। सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इज वाई और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज कैपिटल डी। और वाई डी एस सी के लिए जो डी होता है वो बहुत बड़ा होता है किसके कंपैरिजन में, स्मॉल डी के कंपैरिजन में, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, मान लो यहाँ से वेव चली, यहाँ से वेव चली, ठीक है, चल रही है और पी पे जाके मिल रही है और बनाएंगे क्या, मैं मान रहा हूँ कि फर्स्ट ब्राइट है वहाँ पे, मेरा पहला ब्राइट है, ओके। तो उससे पहले एक चीज़ देखो कि भाई S1 जो है वो छोटा है, S2 जो बड़ा है, क्या मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ? उससे पहले हम यहाँ से एक डॉटेड लाइन भी ले जाते हैं यहाँ से भी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी ना इसके साथ ऐसे बनाता है, ये भी थीटा और ये भी थीटा। अब मैं ड्रॉ कर देता हूँ क्या, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर, क्योंकि जो एक्स्ट्रा है ये हम निकाल लेंगे, इट इज़ द हमारा पार्ट डिफरेंस, ठीक है। S2P माइनस S1P वो हमारा आ जाएगा पार्ट डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर देखा जाए पार्ट डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है S2P माइनस S1P आ रहा है, ठीक है। अच्छा भाई ये एंगल तो हो गया कितना, 90 डिग्री, कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब ये है थीटा, तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा बनेगा, यस इट इज़ 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना हुआ, थीटा बन गया, समझ आया। तो भाई इसका मतलब अगर मुझे ये पार्ट डिफरेंस निकालना तो मैं इसकी हेल्प से निकाल सकता हूँ, यस। तो इस एंगल के सामने इज व्हाट, परपेंडिकुलर, तो मैंने इसको लिख दिया परपेंडिकुलर, मतलब पार्ट डिफरेंस होगा। और साथ में मैं निकाल दूंगा किसको, परपेंडिकुलर बाय, एक मिनट रुको, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, क्या निकाल दूंगा, हाइपोटेनस निकाल दूंगा। मतलब मैं साइन को यूज़ कर लेता हूँ, हाइपोटेनस कितना है डी, एंड ये हो गया किसके इक्वल, साइन थीटा के इक्वल। मतलब जो पार्ट डिफरेंस आया वो आ गया डी साइन थीटा, यस और नो। अरे भाई देखो ये थीटा है, इसके सामने के थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हुआ, तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। मैंने साइन क्यों निकाला, क्योंकि भाई ये मुझे पता है पहले से ऑलरेडी मिला हुआ है और ये निकालना है तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी साइन थीटा आ गया, ओके। तो अब डी साइन थीटा को रख दो यहाँ पे। तो हमने पार्ट डिफरेंस की वैल्यू को लिख दिया, कितना आया कि हमारे पास, एक मिनट रुको, हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस है वो हो गया है डी साइन थीटा, और इसकी वैल्यू आप ये भी बोल सकते हो कि S2P माइनस S1P है, या आप लिख सकते। अब अगर आप लोगों को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना है तो आप लोग क्या करोगे। अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं कि जो साइन थीटा है क्या मैं उसको टेन थीटा लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ, क्योंकि भाई ये जो पॉइंट है ना, मतलब ये जो S1 S2 बिल्कुल पास है और हमें ये बिल्कुल पैरेलल की तरह दिखते हैं, तो इसलिए टेन थीटा में लिख सकता हूँ। और टेन अगर मुझे निकालना है, टेन थीटा तो मैं कहाँ से निकालूंगा, टेन थीटा अगर मैं निकालूंगा कहाँ से निकालूंगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो y बाई डी लिख दूंगा यहाँ पे, तो ये हो गया y बाय डी, ठीक है। और ये जो टेन थीटा है ये स्मॉल भी तो हैं, एंगल जितने बन रहे हैं यहाँ पे स्मॉल ही तो बन रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ कि ये हो गया टेन थीटा थीटा और y बाय कैपिटल टी। मतलब पार्ट डिफरेंस हो गया कितना, d, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, y, अरे एक मिनट को, y बाय डी हो गई है। तो पार्ट डिफरेंस हो गया कितना, y बाय डी और साथ में स्मॉल d, ऐसे लिख दो। अब करो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव है तो क्या बनेगा भाई, कंस्ट्रक्टिव है तो पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, n लैम्डा होना चाहिए। तो मतलब n लैम्डा इज इक्वल टू y डी बाय दिस, मतलब y अगर मैं निकालूँ तो वो n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d बनेगा। तो ये nth पोजीशन है, ये पोजीशन ऑफ nth ब्राइट, ठीक है। अगर मैं डिस्ट्रक्टिव के लिए जाऊं, हाँ जी, अगर मैं डिस्ट्रक्टिव के लिए जाऊं तो क्या होगा, सुनो ध्यान से। अगर मैं डिस्ट्रक्टिव के लिए जा रहा हूं तो पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2n माइनस वन लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 2n माइनस वन लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा y d बाय कैपिटल D। तो यहाँ से हम y निकाल लेंगे, तो y कितना होगा, y होगा भाई 2n माइनस वन लैम्डा बाई 2 कैपिटल D और नीचे आ गया स्मॉल d, ऐसे होगा, ठीक है। तो इट इज़ द फर्स्ट nth बोलो, फर्स्ट नहीं बोलो, nth डार्क बोलो, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को एक निकालना होता है विड्थ, तो विड्थ कैसे निकालेंगे, देखो बेटा, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ब्राइट की तो वो कहाँ बन रहा है, वो बनेगा
लैम्डा बाई डी दिस पे। अगर मैं सेकंड ब्राइट की बात करूँ तो वो बनेगा 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई डी पे। अगर मैं थर्ड ब्राइट की बात करूँ तो वो 3 लैम्डा कैपिटल डी बाई डी पे बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इनके बीच का एक ग्राफ बना लूँ कि इधर बना दूँ इंटेंसिटी और इधर बना दूँ मैं क्या लैम्डा, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा फर्स्ट ब्राइट है वो कहाँ पे मिल रहा है हमें, वो मिल रहा है लैम्डा पे, क्योंकि देखो लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, लैम्डा फिर 2 लैम्डा, फिर इसके बाद मतलब दूसरा मिलेगा हमें, इसके बाद क्या मिलेगा दूसरा, यहाँ पे ये 2 लैम्डा हो गया। ठीक है, अच्छा और डार्क कहाँ पे मिल रहे हैं भाई, डार्क मिल रहे हैं लैम्डा बाई 2 पे, लैम्डा बाई 2 पे। तो डार्क हुआ लैम्डा बाई 2, कहाँ पे लैम्डा बाई 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 ऐसे मिल रहा है। तो अगर मुझे ब्राइट फ्रिंज निकालनी है या सॉरी ब्राइट फ्रिंज विड्थ निकालनी है तो मैं क्या करूँ भाई, ये डार्क है सॉरी ब्राइट है और ये ब्राइट है, तो इनके बीच का डिफरेंस निकाल देता हूँ भाई, कॉमन सी बात है। तो अगर मैं विड्थ निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, हमने अभी पोजीशन लिखी थी कौन सी, ये लिखी थी भाई एन लैम्डा डी अपॉन डी लिखा था। ठीक है, एन लैम्डा कैपिटल डी बाय डी लिखा था, माइनस कर देता हूँ एन माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी बाय डी। अरे भाई अगर मुझे मान लो ये चाहिए और यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको 3 को लिख रहा हूँ और 3 में से 1 चला जाएगा, जो फॉर्मूला होगा वो लिखूँगा। या आप ऐसे समझो ब्राइट के लिए हम बात कर रहे हैं, मान लो मुझे 2 लैम्डा चाहिए तो 2 लैम्डा मतलब ये 2 हो गया, और यहाँ पे मुझे 2 में से 1 कम लिखना होगा ना, तो वो 1 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो -1 करना है ना इस तरीके से। तो ये हो गया आप लोगों के पास एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी माइनस एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, तो इट इज़ कैंसिल। तो विड्थ आ गई कितनी, हाँ जी, जो विड्थ आएगी वो कितनी आएगी, 1 मिनट रुकिएगा, ये पेंसिल का ग्लिच ख़त्म कर देते हैं पहले। हाँ, तो विड्थ जो होगी वो होगी लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी होगी, सबकी सेम होगी। हाँ जी, सबकी सेम होगी, चाहे सेंट्रल हो, ब्राइट हो, डार्क हो, सबकी सेम होगी। ठीक है, सो इट इज़ द क्या पॉइंट है भाई, ये होता है आप लोगों के पास YDSC, मजा जाएगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल। तो इसमें सिंपल होता है, आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे एक सरफेस लोगे, रिफ्रैक्शन कराना है, यहाँ पे आप रेयर लिखोगे, यहाँ पे आप डेंसर लिखोगे। ठीक है, इधर से रे आई, इधर से रे आई, थोड़ी सी बराबर बना लेते हैं। अब मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है फर्स्ट रे में, ठीक है, इस फर्स्ट रे में यहाँ पे एक पॉइंट है। सिमिलरली इसके सामने जो फेस है यहाँ पे एक पॉइंट है, ये यहाँ पे स्पीड v1 लिख देते हैं हम। ठीक है, और ये हमारा इंसिडेंस फेस है, ये क्या है, इंसिडेंस फेस मतलब वेव फ्रंट है, तो इट इज़ क्या है, आई एंगल। अब पहले हम इसको ना रिफ्रैक्ट करा देते हैं, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये रेयर टू डेंसर जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, रेयर टू डेंसर। तो लाइट जो आपकी कहाँ जानी चाहिए, वो इधर आ जानी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल की तरफ मुड़ जानी चाहिए ना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ भाई, नॉर्मल की तरफ जो मुड़ूंगा तो बेटा ये पार्टिकल जब हम यहाँ से एक आर्क लगाएंगे तो हम ऐसा कुछ बना देंगे, यहाँ से आर्क लगाएंगे तो हम कुछ ऐसा बना देंगे। तो इसका मतलब अगर मैं एक एनवलप बना दूँ, अगर मैं इनका एक एनवलप बना दूँ तो मुझे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट यहाँ पे दिखेगा। सो इट इज़ कितना, इट इज़ एंगल R। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B, नहीं B नहीं, इसको दे देते हैं B, इसको नाम दे देते हैं C, और इसको नाम दे देते हैं D। क्लियर है, ये एंगल कितना 90 डिग्री, ये एंगल कितना 90 डिग्री। क्लियर है, अब मुझे शो क्या करना है, मुझे शो करना है हाइगन प्रिंसिपल के द्वारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब म्यू इज इक्वल टू साइन I बाय साइन R शो करना है। और म्यू क्या होता है, C/V होता है, C/V होता है, यही होता है ना। चलो अब ध्यान से देख लेते हैं इसको। पहली बात तो ये है कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये टाउ टाइम में कवर कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे जो CB है वो कितना हुआ बेटा, वो V1 टाउ हो गया, और उतने टाइम में AD डिस्टेंस भी कवर हो रहा है, बट यहाँ पे स्पीड इज कितनी है, इस मीडियम में V2 है, तो AD कितना हुआ यहाँ पे, AD हुआ V2 टाउ, V2 टाउ। ठीक है,
v2 टाउ हो गया। ओके, इतनी चीज़ भी समझ आ गई है मुझे नहीं, मतलब तुम्हें समझ में आ गई। अब मैं क्या करूँ, इन दोनों इक्वेशंस को देखता हूँ, अब अगर हम देखें, अगर हम साइन आई निकालें, साइन आई निकालें तो साइन आई कैसे निकलेगा? साइन आई ये रहा, मतलब आई एंगल है, मतलब इस ट्रायंगल में एंगल है, तो साइन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन है? सी बी मतलब वी डैश v1 टाउ और साथ में हाइपोटेन्यूज इज ए बी। नीचे कौन है? साइन आर कितना हुआ बेटा? मैं डिवाइड भी साथ के साथ कर रहा हूँ, ये हुआ v2 टाउ, क्योंकि इसके सामने एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो ना, तो ये हाइपोटेन्यूज होगी साथ में, ठीक है। तो इट इज़ ए बी। तो यहाँ पे बना कि साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो है v1 टाउ ए बी और v2 टाउ, और ये चला गया ए बी। तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, टाउ से टाउ कैंसिल हो गया, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज़ v1 बाय v2, ये तो होगा v1 बाय v2। ओके, अब एक चीज़ ध्यान में देखना, सी बी की वैल्यू निकाल ली, ए डी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना चाहूँ यहाँ पे रेयर मीडियम में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो कितना लिखा जाएगा? वो आप बोलोगे सी बाय v1, फिर आप लिखोगे n2 जो कि होगा सी बाय v2, यस यही होगा। अगर मैं n2 बाय n1 लिखना चाहूँ तो वो कितना होगा? वो होगा सी बाय v2 और सी बाय v1 ऊपर की तरफ, तो सी से सी कैंसिल, तो n2 बाय n1 इज इक्वल टू v1 बाय v2। तो देखो ना, ये क्या आ गया कि v1 बाई v2 इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया तो इसका मतलब ये प्रूव्ड हो गया, साइन आई बाई साइन आर जो हो गया वो n21 हो गया। बताओ, क्लियर है? अभी बारी है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल की। डायग्राम देखो, रे आई और वापस चली गई, ठीक है। इधर भी क्या होगा, जैसे ये रे आई और ये चली गई कहाँ पे भाई? वापस। तो हम क्या कर रहे हैं, इस रे से सबसे पहले बात तो देखो, एक रे ये, तो पहले हमने वेव फ्रंट बना लिया, इंसिडेंट वेव फ्रंट, जो कि कितना एंगल बना रहा है? आई एंगल बना रहा है। ओके, अब ये रे जब वापस जाएगी, तो हम यहाँ से एक बात बोल दें कि यहाँ से हम इस पॉइंट से आर्क लगा दें इस साइड, क्योंकि रे तो इसी साइड जा रही होगी ना, तो इसलिए आर्क लगा दी। ओके, अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ जब हमने ये पॉइंट यहाँ से देखा, मान लो ये फेस है और ये फेस है, तो ये फेस जब तक यहाँ तक पहुँचा, इसके बाद रिफ्लेक्शन होगा ना, इसका मतलब हम इसको और इसको मीट कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन दिखा सकते हैं इन दोनों का कि भाई ये इंसिडेंट हुआ और ये रिफ्लेक्शन हो गया। क्लियर? डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ध्यान से सुनना, दोबारा से सुनो कि भाई यहाँ से क्या हो रहा है, ये एक इंसिडेंट वेव फ्रंट आ रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, एक इंसिडेंट वेव फ्रंट आ रहा है। जैसे इंसिडेंट वेव फ्रंट आया, अब एक चीज़ देखो कि जैसे ये यहाँ पे फॉल किया ये पॉइंट, तो ये पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट इतना टाइम ले रहा है, जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो हम इनको क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं आर्क के थ्रू, रिफ्लेक्शन के थ्रू, मतलब वेव फ्रंट। ओके, समझ में आया? चलो, अब इसमें तो बहुत सिंपल है भाई, इसमें क्या करना होता है, आई इज इक्वल टू आर करना होता है। अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल देखूँ ए बी सी और ट्रायंगल देखूँ कौन सा भाई, ए बी सी हो गया, ए ई सी, तो जो एंगल ई है एंड एंगल बी है वो तो दोनों बराबर है 90 डिग्री के। ए सी एंड ए सी जो है वो कॉमन है दोनों के अंदर कॉमन है। अब बात ये हुई कि बी सी और ए ई क्या इक्वल है? देखो भाई, यहाँ ये सेम मीडियम है तो वी में स्पीड मैंने मान ली वी ही रहेगी, ठीक है। टाइम कितने मान लिया मैंने, टाउ, तो भाई बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, वी टाउ आ सकती है। तो भाई इसके लिए भी क्या होगी, सेम टाइम अगर मानेंगे, स्पीड तो वही की वही है, तो ए ई भी कितना होगा, वी टाउ होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों बराबर हो गए, ए ई भी बराबर हो गया और बी सी भी बराबर हो गया। तो इसका मतलब आई इज इक्वल टू आर हो गया, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे भाई, ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट होंगे। बताओ, कोई दिक्कत परेशानी कोई समस्या हो तो तुम लोग बता सकते हो। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत आसान है, देखो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। यस, पी की वैल्यू कितनी होती है, एम वी होती है। तो वी की वैल्यू अगर निकालूंगा तो पी बाय एम बनेगा, मतलब के काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी का स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर बाय एम का स्क्वायर, एम से एम कैंसिल,
तो मतलब मुझे k मिला कितना, p²/2m मिल गया। लैम्डा कितना होता है, h/p होता है, तो मुझे p निकालना है ना यहाँ से। तो p कैसे निकालेंगे, p²2mk, तो यहाँ पे हुआ p√2mk, तो लैम्डा की वैल्यू इज़ h/p, p इज़ 2mk हो गया। ठीक है, अब k की वैल्यू हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब चार्ज और v भी रख सकते हैं। ठीक है, तो लैम्डा, आप इसको q भी रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ये होगा λ/√2mqv आप रख सकते हो। अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो हम e रख देंगे, अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो हम e रख देंगे। क्लियर है। अब इसमें अगर मैं लैम्डा नहीं, लैम्डा तो नहीं, अरे h है ना, ये तो h आएगा बेटा, h। अगर मैं h की वैल्यू, m की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये सब रख दूँ तो मुझे मिलेगा लैम्डा इज़ 1.227/√v नैनोमीटर। ठीक है, तो दिस इज़ द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कुछ भी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी लिखी, p का फॉर्मूला लिखा, यहाँ से v निकाला, इसमें पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके p की वैल्यू निकाल ली, और डी ब्रोगली वेवलेंथ इज h/p होता है। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, h/p, तो यहाँ पे h/√2mk होते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपके पास बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें आप लोगों को क्या करना होता है बेटा, देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा होता है। अब न्यूक्लियस पे चार्ज हमने मान लिया पॉजिटिव, पढ़ा था। ठीक है, अब चारों ओर कौन घूम रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चारों ओर घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, ये ऐसे चक्कर लगा रहा है। बेसिक हम पढ़ चुके हैं तो डेरिवेशन पे ध्यान दे रहे हैं। अब इसका मतलब सर्कल तब बनेगा ना जब सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगी किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv²/r एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज व्हाट, E/E/4πε0r²। तो r से तो ये r कैंसिल, तो आपके पास बचा mv² इज इक्वल टू E²/4πε0r बच गया। सिंपल है, ठीक है भाई, r बच गया। अब इसके बाद देखो, अब हमें पता है कि बोहर्स क्वांटाइजेशन क्या कहता है। हाँ जी, बोहर्स क्वांटाइजेशन क्या कहता है, क्वांटाइजेशन क्या कहता है, ये कहता है कि mvr इज इक्वल टू होता है nh/2π। ठीक है, अब मैं अगर v निकालूंगा तो nh/2π mr बनेगा। यस, यही बनेगा भाई, mr बनेगा। ओके, तो इसको लिख लो फिर यहाँ पे। अब आप लोग, अच्छा हम इसको ना थोड़ा इस तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब अगर मैं यहाँ पे भी m मल्टीप्लाई कर दूँ और इधर भी m मल्टीप्लाई कर दूँ तो m v का स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ से m v की वैल्यू पूरी की पूरी वहाँ पे पुट, वो अपनी समझ है भाई, किस तरीके से भी कर सकते हो तुम, जैसा तुम्हें इजी लगे। अब हम m लिखेंगे, v की वैल्यू यहाँ पे हो गई n² h² अपॉन हो गया 2π, अपॉन वाले को भी कर ही देते हैं स्क्वायर जब लिख ही रहे हैं सारे को, n² h² अपॉन 4π² m² r², इधर हो गया E² अपॉन 4πε0 r का स्क्वायर। ठीक है, ये कौन है, मास, जो m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके चलो, तो अब देखो कौन किससे कट रहा है भाई, r से ये r कट गया, 4 से ये 4 कट गया, पाई से ये कट गया, और m से ये कट गया। अभी के लिए सिर्फ इतने को लिख लो, n² h² अपॉन पाई m r इज इक्वल टू E² अपॉन ε0। अभी ये लिख लो, हमें चाहिए r, तो r की वैल्यूज कितनी बनेगी, n² h² ε0 अपॉन पाई m E² बनेगी, पाई m E²। हाँ, तो इट इज़ द रेडियस, ये क्या हो गया भाई, रेडियस हो गया बोहर्स मॉडल के लिए। अगर बाकियों के लिए लिखना चाहते हो भाई तुम, मतलब बाकियों के लिए लिखना चाहते हो, ये तो है हाइड्रोजन एटम के लिए, अगर बाकियों के लिए लिखना चाहते हो तो तुम लिखोगे n² h² ε0 अपॉन z पाई m E², ऐसे लिख दोगे, वो z आ जाएगा उसमें, वो बाकियों के लिए, क्योंकि उसके लिए हमें z नहीं, मतलब न्यूक्लियस नहीं पता होगा ना कितना चार्ज है उसके ऊपर। ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, ZE कर देंगे, तो वो ZE जहाँ पे E² होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करते चलना। ठीक है, चलो अब अगर मैं यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 रख दूँ भाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो r की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी h² ε0 अपॉन पाई m E², और इसको कैलकुलेट करोगे तो बनेगा 529 एंगस्ट्रॉम। मतलब r जो है वो हो गया 529 एंगस्ट्रॉम इनटू में n का स्क्वायर। आप ऐसे लिख सकते हो n के लिए, किसके लिए लिख सकते हो, n के लिए, कॉमन सी बात है भाई, n के लिए तो ऐसे लिख सकते हो, ये n के लिए तो था, उसमें से आधी वैल्यू हमने निकाल ली, मतलब अब सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पुट करो और चलते जाओ। ठीक है, चलो अब उसके बाद आता है बेटा
हमारे पास ये हो गया आप लोगों के पास क्या, बोहर्स का रेडियस। अब वेलोसिटी की अगर बात करें, किसकी बात करें, वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना, अगर आप लोग बात करोगे किसकी, वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी इज़ mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई। तो v अगर मैं निकालता हूँ तो इट इज़ NH/2 पाई mr। r की वैल्यू इज़ कितनी, n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e², यही है ना, देख लो, n² h² एप्सिलॉन नॉट, हाँ एप्सिलॉन नॉट पाई m e², तो पुट कर दो, तो v की वैल्यू इज़ कितनी, NH/2 पाई mr की वैल्यू इज़ n² h² एप्सिलॉन नॉट, ऊपर चला गया पाई m e²। तो भाई m, पाई से पाई कैंसिल, m से m कैंसिल, और n से n का ये कैंसिल, h से ये कैंसिल, तो बचा v कितना, ये बचेगा e² अपॉन 2NH एप्सिलॉन नॉट, 2NH एप्सिलॉन नॉट बचेगा। ठीक है, अब मैं इसको ना c ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, c नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसको लिख देता हूँ v e² 2HC एप्सिलॉन नॉट c बाई n, क्या लिख देता हूँ, c बाई n लिख सकता हूँ। तो इसको हम बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये भी फॉर्मूला हो गया आप लोगों के पास। क्लियर या भाई नहीं क्लियर हो रहा, फटाफट से बताओ। इट इज़ द वेलोसिटी। अगर हम अब बात करें किसकी, एनर्जी की, तो एनर्जी कैसे लिखेंगे, देखो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो तो लिखी जाती है हाफ mv² से। ठीक है, अब हमें पता है कि mvr इज इक्वल टू क्या होता है, NH/2 पाई होता है, या सेंट्रीपिटल फोर्स देखो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv² बाई r इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि E²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r था, r² था, तो r से तो ये कट गया, तो मतलब mv² जो बचा, ये बचा E²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r बचा। इधर भी 1/2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी, तो ये कौन हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो हो गई E²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो गई। E² बन रही है ना, हाँ, E²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो गई। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी तो हो गई, पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, E² बट माइनस का, क्योंकि E इंटू काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो माइनस में होगी, तो E इंटू माइनस ई लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख देंगे, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r लिखेंगे। टोटल एनर्जी अगर निकालनी है तो हम K+U कर देंगे, विच इज़ E²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस E²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। एलसीएम लेंगे तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r आएगा, यहाँ पे E² होगा या -2 E² होगा, तो इट विल बी E इज इक्वल टू -E²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट r आने वाला है। ठीक है, कितनी वैल्यू है देखो, K काइनेटिक एनर्जी वैल्यू इज E²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और U की वैल्यू इज -E²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। एक माइनस आएगा, एक पॉजिटिव आएगा, दोनों को ऐड करो, एक 2 टाइम्स है मतलब दुगना है और एक उससे कम है। ठीक है, सिंपल है, तो इन दोनों को ऐड किया, एलसीएम आया आप लोगों के पास 8 अगर आ रहा है तो यहाँ पे बनेगा सिंपल, एक से मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, तो यहाँ बचेगा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे माइनस कर दो, तो ये हो गया आप लोगों के पास -E²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब ध्यान से देखो, जो ये टोटल एनर्जी आई है, ये जो टोटल एनर्जी है ये, और जो हमारे पास क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ये देखो क्या फ़र्क है इनके बीच में। मतलब टोटल एनर्जी हमारी सेम है और काइनेटिक एनर्जी सेम है, सिर्फ साइन का फ़र्क है। भाई ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये हाफ हो रही है बट नेगेटिव होती है। ठीक है, तो मतलब ये रिलेशन आप लोगों को एक तरह से याद रख लेना है। क्लियर हुआ? अच्छा, इसमें अगर आप आर की वैल्यू रखना चाहते हो तो आप आर की वैल्यू भी रख सकते हो, मतलब इस ई को आप थोड़ा सा और मॉडिफाई इस तरीके से कर सकते हो। ध्यान से देखना, आप इस ई को ना थोड़ा सा और तरीके से मॉडिफाई थोड़ा ऐसे कर सकते हो। ध्यान से देखना कि ई जो है वो हमने लिखा -E²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। r की वैल्यू n² h² एप्सिलॉन नॉट, नीचे जो था पाई m e², यही था ना। r की वैल्यू कितनी हो रही है, r की वैल्यू पाई m e² यही है, तो मैंने यहाँ पे रख दी।
अब यहाँ पे आप लोग क्या करो, जो कटता है वो काट दो, पाई से पाई कट गया और ये हो गया -m(e4) अपॉन 8n² h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सो इस वैल्यू का भी यूज़ करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला में। अब हमने फॉर्मूला लिख लिया है m है ना, हाँ m। एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए हम पहले एनर्जी लिख लेते हैं -m(e4), नीचे क्या है बेटा, नीचे है 8n² h² एप्सिलॉन नॉट, n² h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। स्क्वायर ही नहीं है, देखो ये सारे स्क्वायर है। अब होता क्या है कि जब इनिशियली जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे होगा, ग्राउंड स्टेट में। अब उसको एनर्जी मिलेंगी, वो कहाँ चले जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में, बट वहाँ से वो जल्दी ही नीचे आ जाएगा और आते हुए एनर्जी को रिलीज़ करेगा। मान लो ये यहाँ पे Ni पे था और यहाँ पे ये फाइनल है, और Ni जो है वो बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू F, ठीक है। मतलब एक्साइटेड स्टेट से जब नीचे आएगा तो क्या होगा, तो जो एनर्जी रिलीज होगी भाई वो ऐसे होगी कि EI माइनस EF होगी, जहाँ से वो आ रहा है, और जहाँ से आ रहा है वो बड़ा नंबर होना चाहिए, जहाँ से वो आ रहा है वो बड़ा नंबर होना चाहिए। तो EI हो गया यहाँ पे कितना, EI। तो EI अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये लिखेंगे -m(e4) अपॉन Ni का स्क्वायर h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। अगर मैं F लिखना चाहता हूँ तो इट इज़ -m(e4) अपॉन NF का स्क्वायर h का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। पुट कर दो, तो जैसे हमने यहाँ पे पुट किया -m(e4) अपॉन Ni इनिशियल, मतलब जहाँ से हम आ रहे हैं, जिस एक्साइटेड स्टेट से कूद रहे हैं हम नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन, माइनस माइनस हो गया प्लस m(e4) अपॉन NF का स्क्वायर h का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो E की वैल्यू इस कितनी, m(e4) और यहाँ पे बन गया भाई h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, अंदर रह गया 1/n F का स्क्वायर माइनस Ni का स्क्वायर, ठीक है। E की वैल्यू कितनी होती है, h फ्रीक्वेंसी होती है, एंड फ्रीक्वेंसी इज c/λ, ठीक है। या फिर आप ये बोल दो कि c इज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी लैम्डा, तो 1/λ अगर चाहिए तो फ्रीक्वेंसी बाय c, यही होता है ना। तो E इज इक्वल टू कितना, h फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज c/λ, फ्रीक्वेंसी इज c/λ। तो यहाँ पे हुआ आप लोगों के पास, अगर मुझे यहाँ पे ये ना रिलेशन गलत लिख दिया हमने, ये वाला रिलेशन गलत लिख दिया, ये ऐसे होगा, c था ना, c फ्रीक्वेंसी लैम्डा था, अगर मुझे चाहिए 1/λ तो मैं यहाँ पे 1/λ करूँगा और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बाय c कर दूँगा, फ्रीक्वेंसी बाय c कर रहा हूँ ना, 1/λ फ्रीक्वेंसी बाय c। एक मिनट रुको, हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। 1/λ हो गया वच फ्रीक्वेंसी, अच्छा ठीक है। अभी के लिए सिंपल क्या करो भाई, तुम E की वैल्यू रखो, h फ्रीक्वेंसी रख दी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है c/λ, तो यहाँ पे रख दो c/λ, ठीक है। बाकी चीज़ भाई E4 h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 1/NF का स्क्वायर माइनस 1/Ni का स्क्वायर, ठीक है। तो h यहाँ पे भेज दो नीचे की तरफ, तो ये क्यूब हो गया यहाँ पे, और लैम्डा यहीं पे रहने दो और c भी नीचे भेज दो। तो यहाँ पे बन गया आप लोगों के पास क्या, सिर्फ और सिर्फ 1/λ, एंड ये 1/λ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बार होता है, मतलब वेव नंबर होता है। क्या होता है, वेव नंबर होता है। अब इतने पोर्शन को हम क्या बोलते हैं भाई, ये क्या हुआ, c हुआ, देखो मैं ढंग से लिख देता हूँ यहाँ पे, ये होगा c h³ एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर होगा, c h³ एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये NF है, ठीक है। तो इतनी वैल्यू को हम बोल देते हैं r, तो ये बना 1/λ इज इक्वल टू r 1/NF का स्क्वायर माइनस 1/Ni का स्क्वायर हो गया। क्लियर है, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। इट इज़ द एम्पिरिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी ऑफ सेमी, अभी हम कर रहे हैं कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक कंडक्टर लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे एक कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने एक वोल्टेज लगा दी, ठीक है। इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने एक वोल्टेज लगा दी भाई, ठीक है। तो ये वोल्टेज लगा देते हैं V, और इसकी वजह से इसमें बन गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड E। इसकी लेंथ जो है बेटा वो L है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है E। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसकी वैल्यू लिख देंगे हम E इज इक्वल टू V/L। हमें निकालना है कंडक्टिविटी, एंड कंडक्टिविटी होता है 1/ρ। अगर हम R देखें तो वो होता है ρL/A, तो अगर ρ निकालूं तो इट इज़ RA/L। मतलब घूम फिर के सबसे पहले तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना है।
तो रेजिस्टेंस के लिए हम डील करें किससे, करंट से। तो करंट क्या होता है सेमीकंडक्टर में, दोनों की वजह से होता है भाई, आई ई और आई एच, मतलब इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों की वजह से। ओके, अब आई का एक रिलेशन तुमने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ए एन ई वी डी। तो अगर मैं आई लिख रहा हूँ और साथ में आई ई इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा ए नंबर ऑफ किसके, इलेक्ट्रॉन के, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई साथ में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस होल के लिए ए एन एच ई और वी एच। ठीक है, अब मोबिलिटी हमने एक रिलेशन किया था जो कि होता था वी डी बाई ई। अगर मुझे मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की निकालनी है तो मैं वी ई बाई कैपिटल ई लिखूंगा, तो मतलब वी ई की वैल्यू इज म्यू ई कैपिटल ई। सिमिलरली अगर मैं वी एच की लिखना चाहता हूँ तो वी एच ई बनेगा, मतलब म्यू एच ई बन जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा आई ए एन ई कैपिटल स्मॉल ई, वी ई की वैल्यू इज म्यू ई कैपिटल ई, प्लस ए एन एच ई, और म्यू एच की वैल्यू कितनी है, हाँ जी म्यू एच की म्यू एच ने वी एच की वैल्यू कितनी है, म्यू एच कैपिटल ई। अच्छा, अब ई की वैल्यू कितनी होती है भाई, ई की वैल्यू इज़ वी बाई एल, अभी निकाल के आए हैं, ये रही। तो इसका मतलब अगर मैं बाहर लिखना चाहूँ तो इट इज़ ए बाहर, ई बाहर, ई दोनों साइड से बाहर आ रहा है, बट ई की वैल्यू वी बाई एल है, तो वी बाई एल लिख लेते हैं, और अंदर रह गया कितना, एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच रह गया। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ से v बाई आई बना लूँ इस इक्वेशन को, तो ये r बन जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगी v बाई आई के लिए क्या करना होगा, इस i को नीचे रख दूँ इस v के, और बाकी सारी चीज़ों को उधर ले जाओ, तो ये बनेगा कितना, l अपॉन ए ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच बनेगा। ओके, अब रो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें पुट करना होगा। अगर मुझे रो निकालना है, तो मैं रो के लिए क्या करूँगा भाई, एल अपॉन जो भी है, ये इसको ना कॉपी कर लेते हैं यार, इतना बड़ा लिखेंगे नहीं बार बार, टाइम वेस्ट हो रहा है ऐसे तो। पेस्ट, तो ये लिख लिया हमने रो, बट रो में ए और एल भी मल्टीप्लाई होगा, ए और एल, तो ए से ए कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो रो आ गया मेरे पास 1 अपॉन ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। बट हमें तो कंडक्टिविटी चाहिए ना, कंडक्टिविटी क्या होती है, इसका रिवर्स, तो इसका मतलब कंडक्टिविटी आ गई कितनी, एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच ई। ठीक है, तो दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के पास मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन बेटा। ठीक है, एंड मेरी तरफ से सारे का सारा सिलेबस आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया। आई होप कि सबकी प्रिपरेशन अच्छी हुई है, एंड फोर्थ के आना बेटा एग्ज़ाम में, एंड बहुत सारी मेहनत की आप लोगों के लिए। ठीक है, जब पेपर हो जाए आप लोगों का, तो उस पेपर के बाद हम CUET एंड नीट पे ध्यान देंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। सो इस चैनल को अपने जूनियर के साथ भी शेयर कर देना। ओके, चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन के करते हैं समाप्त, मिलते जल्दी हमारे नेक्स्ट सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।